हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो बड़ा ही इजी सा टॉपिक है। लास्ट टाइम हम लोगों ने रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब किया था, आज करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये देखते हैं ये टॉपिक क्या है, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसका न्यूमेरिकल यूजुअली हर साल आता ही आता है, तो लेट अस सी कि क्या है ये टॉपिक। सो रिफ्रैक्शन बेस्ड टॉपिक है। सपोज करिए हमारे पास दो मीडियम है, एक डेंस है और एक रेयर है। ठीक है, और ये नॉर्मल बना लिया हमने। ठीक है, अब लाइट जब डेंस से रेयर मीडियम में जाती है तो क्या होता है, दिस इज डेंस मीडियम, व्हेन इट गोज टू रेयर मीडियम। देखो ये लाइट को वैसे तो सीधे ऐसे चले जाना था, मगर रेयर मीडियम में जा रही है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल से अवे बेंड होगी। ठीक है, सपोज करो हमने यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था आई। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दिया, और बड़ा कर दिया तो बेंडिंग और ज़्यादा होगी। ठीक है, हम लोगों ने ये आई और बड़ा कर दिया तो बेंडिंग और भी ज़्यादा होगी। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना बड़ा कर देंगे कि लाइट बेंड होकर बाउंड्री पर ही चलना शुरू कर देगी। ठीक है ना, डेंस से रेयर मीडियम जब लाइट जाती है तो वो बेंड होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना बड़ा कर दिया कि लाइट इतनी ज़्यादा बेंड हो गई कि बेंड होने के बाद वो क्या है, बाउंड्री पर ही चलना शुरू कर दे। ठीक है, इस एंगल को हम बोलेंगे सी मतलब क्रिटिकल एंगल। ठीक है ना, अगर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस इस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बड़ा कर दिया तो लाइट दूसरे मीडियम में जाएगी ही नहीं, वो इतनी ज्यादा बैंड हो जाएगी कि वो वापस अपने ही मीडियम में आ जाएगी। यानी कि एक तरह से बिना मिरर के रिफ्लेक्शन हो जाएगा। यहां पर लाइट रिफ्रैक्शन करने की जगह रिफ्लेक्शन शो कर देगी। ठीक है ना, एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और हर बार ऐसा नहीं होगा, इसके लिए हमें स्पेसिफिक एंगल चूज करने पड़ेंगे, और कई मीडियम्स में वो एंगल बनाना शायद पॉसिबल हो भी ना पाए। ठीक है, तो आज हमें यही देखना है कि व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और मैथमेटिकली इस चीज की कंडीशन हम लोग डिराइव करेंगे कि कब ये होता है। ठीक है, तो इसको फेयर अप करते हैं थोड़ा सा, एंड लेट अस सी। सो लेट अस स्टार्ट द आर्टिकल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और यहाँ पे हमने सिंपल सा डायग्राम बनाया है। ये वाला है डेंस मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। इधर है रेयर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, और लाइट जा रही है डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में। ठीक है, हम लोगों ने स्पेसिफिकली वो वाला केस लिया है जिस केस के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा होगा कि लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन बाउंड्री पे चलना शुरू कर दे, और इस केस को बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल केस। क्रिटिकल केस मतलब यहीं से TIR स्टार्ट होगा। ठीक है, इससे बड़ा अगर एंगल होगा तो TIR होगा, इससे छोटा एंगल होगा तो TIR नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्रिटिकल एंगल है I, और इसको हम लोग कैपिटल C से डिनोट करेंगे। ठीक है ना, तो ये पूरी हमारी कंडीशन है, और इस कंडीशन के ऊपर हमें लगाना है स्नेल्स लॉ, और हमारी मैथमेटिकल कंडीशंस आ जाएंगी। तो लेट अस सी स्नेल्स लॉ कैसे लगेगा। स्नेल्स लॉ लगाने के लिए हम लोग वही कन्वेंशनल मेथड यूज करते हैं। सेकंड मीडियम के अंदर एंगल I है, तो यहाँ पे μ2 sin I is equals to μ1 sin R। ओके, नाउ अभी हम क्या करेंगे, μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल्स टू sin R अपॉन sin I। ठीक है, एंड दिस μ2 अपॉन μ1 कैन बी रिटन एज 1 μ2 sin R अपॉन साइन I। ओके, 1 μ2 का मतलब क्या हुआ, लाइट जा रही है मीडियम 1 से मीडियम 2 में। ठीक है, यानी हमने जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया है उसमें हमने ये सोचा है कि लाइट मीडियम 1 से 2 में जा रही है। 1 कौन सा है, रेयर, और 2 कौन सा है, डेंस। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे नहीं सर यहाँ तो लाइट डेंस से रेयर मीडियम में जा रही है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ डेंस से रेयर मीडियम में जा रही है, पर मैंने आपको क्या बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने की जो कन्वेंशन होती है, जिसको हम म्यू बोलते हैं, वो हमेशा रेयर से डेंस के विद रिस्पेक्ट लिया जाता है ना, कि लाइट हम हमेशा यही अज्यूम करेंगे कि लाइट किधर जा रही है, रेयर से डेंस मीडियम में जा रही है। अब क्योंकि ये लाइट रेयर से डेंस मीडियम में जा रही है, ये 1 और 2 लिखने की आपको जरूरत नहीं है, सिंपली यहां म्यू लिख सकते हैं। ठीक है ना, सिंपली जब म्यू लिखोगे तो उसका मीनिंग यही है कि लाइट हमेशा रेयर से डेंस मीडियम में जा रही है। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल कि अगर रेयर मीडियम यहां पर एयर है, ठीक है, और डेंस मीडियम ग्लास है, तो आपको क्वेश्चन में जब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा, ठीक है ना, तो आप सिंपली यहां पे पुट कर सकते हो। अदरवाइज क्या होगा, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देंगे, आपको उल्टा करना पड़ेगा एंड देन सॉल्व करना पड़ेगा, तो वो हेक्टिक वर्क होगा, है ना। अब देखो यहां पर हमने क्योंकि स्पेशल केस लिया है क्रिटिकल एंगल वाला, तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो जब लाइट ऐसे बाउंड्री पर चलेगी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो 90 डिग्री होगा। ठीक है ना, तो यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एक्चुअल में 90 डिग्री है व्हेन I इज इक्वल्स टू C।
जब लाइट क्रिटिकल एंगल पर आएगी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री क्या होता है, 1 अपॉन साइन आई क्या हो जाएगा, c। सो दिस इज अ मैथमेटिकल कंडीशन कि हमारे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कि म्यू हमेशा क्या होना चाहिए, 1 अपॉन साइन सी होना चाहिए, ठीक है। एंड पेपर में बहुत बार पूछा जाता है व्हाट आर द कंडीशंस फॉर TIR। तो अगर आपसे कोई बोले कि कंडीशंस क्या है, तो देखो हमारे पास दो कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर 1 ये है कि लाइट मस्ट गो फ्रॉम डेंस टू रेयर मीडियम, ठीक है। अगर लाइट डेंस से रेयर मीडियम में नहीं जा रही तो फिर TIR नहीं हो सकता। सेकंड कंडीशन क्या है, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है ना। और एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा किससे बड़ा होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये दो कंडीशंस हैं TIR के लिए। आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। एंड दिस इज द डेफिनेशन, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंस टू रेयर मीडियम एंड इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, देन इट रिफ्लेक्ट्स बैक into the dense medium and this is known as TIR. So you can note down this whole article. So let us do some applications of TIR कि TIR हमारी रियल लाइफ में या कमर्शियली कहाँ पर यूज होता है। एंड these applications are So these applications are very important from the board point of view because 1-1, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे इस पे बेस। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें ऑप्टिकल फाइबर, सबसे पहले वही डिस्कस करेंगे। ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होती हैं एंड ऑप्टिकल फाइबर्स कैसे काम करती हैं। तो बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर्स बनाई जाती हैं इस तरीके से, इनके अंदर एक कोर होती है, ठीक है। कोर किसी भी प्लास्टिक लाइक मटेरियल या फिर किसी भी मिक्स मटेरियल का पॉलीमर हो सकता है, ठीक है। उसके ऊपर एक और लेयर चढ़ाई जाती है एक अगेन पॉलीमर की, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लैडिंग, ठीक है ना। तो ये कोर एंड क्लैडिंग आप लोगों ने ऑप्टिकल फाइबर्स, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली कम्युनिकेशन सिस्टम्स में यूज होती है। जब हमें टेलीफोन या मोबाइल सिग्नल्स फ्रॉम वन टावर टू अनदर टावर ले जाने होते हैं, ठीक है, तो वहां पर सबसे ज़्यादा ऑप्टिकल फाइबर्स यूज होती हैं। अगर आप कोई BTS सिस्टम यानी जहाँ पर टावर वगैरह लगे हुए वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको ईजिली ऑप्टिकल फाइबर देखने को मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो ऑप्टिकल फाइबर्स बेसिकली ये टोटल अगर हम इन जनरल बात करें तो बिल्कुल प्लास्टिक की एक पाइप की तरह होती है जो अंदर से भी ठोस है, ठीक है। ये खाली नहीं होती है, बहुत पतली पतली पाइप्स होती हैं, ठीक है। अंदर वाली जो प्लास्टिक है या फिर एक तरह से का पॉलीमर है जनरली, है ना, वो कोर है। और ये कोर हम बनाते हैं डेंस, ठीक है। ऊपर इसी प्लास्टिक के या पॉलीमर के एक और लेयर चढ़ाई जाती है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लैडिंग, और वो होती है रेयर, ठीक है। वैसे इसके ऊपर और भी प्रोटेक्टिव कोटिंग्स वगैरह की जाती हैं और बहुत कुछ है। तो हमें तो बिल्कुल जनरल आइडिया लेना है यहाँ पर कि TIR इसमें कैसे यूज होता है। तो सपोज करिए कि इस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर हम लोगों ने लाइट का इनपुट दिया, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर लाइट का इनपुट दिया और इनपुट इस तरह से दिया, देखो इनपुट देना तो आपके हाथ में है, ठीक है। हम लोगों ने इनपुट इस तरह से दिया कि यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, ठीक है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है तो देखो TIR की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंस टू रेयर मीडियम, ठीक है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन क्रिटिकल एंगल। तो क्या ये लाइट क्रॉस करेगी इसको? नहीं, ये क्रॉस नहीं करेगी, ये रिफ्लेक्ट बैक होके इधर आ जाएगी, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे अब देखो रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल्स को यूज करें तो अगर ये एंगल I से बड़ा, C से बड़ा है तो एंगल R भी C से बड़ा होगा, ठीक है। नाउ दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, तो अगला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा वो भी C से बड़ा होगा, ठीक है। और ये प्रोसेस इसी तरह से चलता रहेगा। लाइट आगे से आगे क्या होती रहेगी, TIR करती हुई जाती रहेगी, ठीक है। तो ये सब इतना एग्जाम में दिखाने की जरूरत नहीं है, तो जस्ट दिस टाइप ऑफ डायग्राम, ठीक है ना। तो ये हमारा डायग्राम है बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर का, जिसके अंदर हम लाइट को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं हमारे घरों में जो वायर्स लगी हैं कॉपर की, वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करती हैं, ठीक है ना। और ये जो वायर्स हैं ये किसको ट्रांसफर करती हैं, लाइट को ट्रांसफर करती हैं। एंड लाइट इज अ वेरी फास्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। एयर में तो इसकी स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। और वायर के अंदर भी कितनी भी कम हो जाए स्पीड, ठीक है ना, 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड तो रहेगी, है ना। तो एज कंपेयर टू अदर सोर्सेज ये बहुत ही ज्यादा फास्ट मेथड हो जाएगा कम्युनिकेशन का, ठीक है ना। एंड दिस इज बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर इज, और इसके यूज कहाँ होते हैं। तो पहला यूज तो आप लोगों को समझ में ही आ गया होगा। नंबर 1 जो इसका यूज है वो है कम्युनिकेशन के लिए,
ठीक है। सेकेंडली अगर हमें हाई स्पीड कंप्यूटर्स वगैरह बनाने हैं तो वहाँ पे भी डाटा ट्रांसफ़र के लिए इन वायर्स को यूज़ किया जा सकता है, तो हाई स्पीड कंप्यूटर्स में ये यूज़ हो सकती है। एंड थर्ड इज़ अ जनरल यूज़, इट इज़ यूज फॉर डेकोरेटिव पर्पस। डेकोरेटिव पर्पस मीन्स कि ये तो देखिए जो ऑप्टिकल फाइबर हमने जिनकी बात करी है ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल ऑप्टिकल फाइबर है, इनके लिए बहुत हाई क्वालिटी पॉलीमर यूज़ होते होंगे, बहुत अच्छे से बनाई जाती होगी। लेकिन एक चीप ऑप्टिकल फाइबर जो सच में ही प्लास्टिक से बनती है, एक प्लास्टिक कि जस्ट एक पाइप होती है, ठीक है, नीचे से यहाँ पर हम लाइट का एक छोटा सा बल्ब लगा देते हैं तो क्या होता है, लाइट इधर से निकलती है बिकॉज इट इज डेंस मीडियम, और लाइट क्योंकि हर एंगल पे आ रही है तो कुछ लाइट तो रिफ्रैक्ट होती है और कुछ लाइट एक्चुअल में रिफ्रैक्ट नहीं हो पाती, तो वो ऐसे ऐसे करते हुए यहाँ से बाहर आती है, ठीक है। तो एक डेकोरेटिव इफेक्ट पैदा होता है। एंड आप लोग जब भी मेले वगैरह में जाते होंगे तो वहाँ पे आपको ऐसे फ्लावर पॉट्स देखने को मिलते होंगे जिनमें ये इस तरह के पाइप्स लगे होते हैं, बहुत पतले पतले प्लास्टिक के, जिनके ऊपर टिप से लाइट निकलती हुई दिखाई देती है। तो वो एक तरह का छोटा ऑप्टिकल फाइबर का ही एप्लीकेशन है। तो दिस आर यूज्ड इन डेकोरेटिव पर्पज ऑल्सो, ठीक है। तो ये इनके कुछ यूज है एंड दिस इज ऑप्टिकल फाइबर एंड हैव अ लुक एट। सो द नेक्स्ट एप्लीकेशन विच वी आर गोइंग टू डू इज़ मिराज, ठीक है ना। और मिराज में देखते हैं कि इसमें क्या करना है हम लोगों को। तो मिराज बेसिकली डेजर्ट्स का एक फिनोमिनन है। जब हम रेगिस्तान में जा रहे होते हैं या फिर जब हम किसी ऊँट वगैरह पे बैठे होते हैं या थोड़ा ऊपर खड़े होते हैं तो हमें दूर पानी दिखाई देता है, ठीक है ना, इसको मिराज बोला जाता है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि वो पानी क्यों दिखाई देता है। वो एक्चुअल में पानी नहीं होता, जब आप उसके पास जाएंगे तो वहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। तो ये जो वाटर लाइक फीलिंग है वो हमें क्यों आती है उसके बारे में हम थोड़ा सा आज डिस्कशन करेंगे कि वो कैसे होता है। तो बेसिकली पहले इसको रफ में समझते हैं फटाफट। सपोज करिए ये डेजर्ट है, डेजर्ट की ये बॉटम है, ठीक है, यहाँ पर रेत है। और ऑब्वियसली हमें पता है कि गर्मियों में रेत बहुत जल्दी गर्म होता है, ठीक है, रेत बहुत जल्दी गर्म होता है और बहुत जल्दी ठंडा भी होता है। तो ये सैंड की लेयर है और नीचे सैंड ही सैंड होता है डेजर्ट्स में, तो ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, यानी यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा, इट इज़ क्वाइट हॉट हेयर, ठीक है। लेकिन क्योंकि हवा एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करती है, ठीक है, एयर इज अ काइंड ऑफ इंसुलेटर, ये बहुत अच्छी कंडक्टर नहीं होती है, ठीक है ना। और इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो ये जो डेजर्ट यानी जो रेत की गर्मी है ये ऊपर वाली हवा में नहीं होगी, ऊपर वाली हवा थोड़ी ठंडी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हॉट है, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लेस हॉट होगा, ठीक है, और शायद ऊपर आते थे थोड़ी सी एयर कोल्ड हो जाएगी, है ना। ठीक है। अब ये जो चीज़ है वो क्या करेगी, हवा की लेयर्स बना देगी अलग अलग टेम्परेचर की, ठीक है ना। यानी कि हमारे पास क्या होगा, इस तरह से ना लेयर बन जाएंगी, ठीक है ना, अलग अलग टेम्परेचर की। फॉर एग्जांपल ऐसे मान लेते हैं कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है ये 50 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, ऊपर जाएंगे तो शायद ये 40 हो जाएगा, ये 30 होगा, ठीक है, ये 28 हो जाएगा। इस तरह से ये टेम्परेचर की अलग अलग क्या बन जाएंगी, लेयर्स बन जाएंगी, ठीक है। अब सपोज करो कि हम लोग यहाँ पर हैं, यहाँ पर ये है मेरी आइज़, ठीक है ना। अब या फिर एक मान लेते हैं, अभी आइज़ नहीं लेते, अभी सिंपल सा एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज करो इधर से लाइट स्टार्ट होती है, ठीक है, आइज़ हैं, पेड़ हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। मतलब अब ये मान लेते हैं अभी यहाँ पे लाइट स्टार्ट होती है, ठीक है ना। अब लाइट यहाँ से स्टार्ट होती है तो देखो होगा क्या, ये एक तरह से बाउंड्री आ गई, ठीक है ना। और इस बाउंड्री पर हम बना लेते हैं नॉर्मल, और ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब इस लाइट को देखो सीधा ऐसे चले जाना चाहिए था, ठीक है, पर ये जाएगी नहीं। ये किधर जा रही है, अभी देखो ये कोल्ड एयर जो है वो डेंस मीडियम है, ठंडी हवा ऑब्वियसली सघन होगी, है ना, वो डेंस मीडियम है। और जो हॉट एयर है वो बेसिकली क्या है, वो रेयर मीडियम है, ठीक है ना। मतलब ऊपर सबसे ज्यादा डेंस मीडियम है, जैसे जैसे अपन नीचे आ रहे हैं वो क्या बनते जा रहे हैं, रेयर मीडियम बनते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब डेंस से रेयर मीडियम में लाइट आएगी तो किस तरफ बेंड होगी, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये लाइट इस तरह से बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। अगेन क्या होगा, फिर यहां पर फिर से नॉर्मल बनेगा, ठीक है। अगेन फिर से ये लाइट बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, देखो यहां पर जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ठीक है, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा उससे बड़ा है, ठीक है ना। तीसरे केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है वो और भी ज्यादा बड़ा है,
ठीक है ना। तो इस तरह से हो क्या रहा है, इन डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स की वजह से एंगल ऑफ इंसिडेंस धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और यही शायद हमें टीआईआर के लिए चाहिए कि एक पॉइंट ऐसा आ जाए कि जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए। ठीक है, सपोज करो मान लेते हैं इस पॉइंट पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया। अब होगा क्या कि इस पॉइंट पे लाइट बाउंस होकर इधर निकल जाएगी, यानी कि यहां पर नीचे लाइट कभी पहुंचेगी ही नहीं, यहां पर लाइट कभी आएगी ही नहीं, और वो बाउंस होकर कहां चली जाएगी, सपोज करो इधर आ जाएगी, और इधर हम मान लेते हैं कि सच में ही मेरी आईज है। ठीक है, और ये आईज में जब ये लाइट आएगी तो आईज को क्या लगेगा, हमें तो ये लगता है ना लाइट हमेशा स्ट्रेट ट्रैवल करती है ना, हमें तो क्या पता वो पैराबोला की तरह से ट्रैवल कर रही है, तो हमारे दिमाग में आएगा नहीं। ठीक है, तो हमें लगेगा लाइट स्ट्रेट ट्रैवल कर रही है, तो हमें लगेगा कि शायद ये लाइट इधर से आ रही है। ठीक है, और सपोज करो यहां पे ट्री था। ठीक है, तो हमें जो ट्री की इमेज है ना वो यहां दिखाई देगी। अब हमारा ब्रेन ये चीज तो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं कि वहां पे ट्री है नीचे, है ना, तो हमें क्या है एक धुंधली धुंधली सी ट्री की इमेज इधर दिखाई देगी। ठीक है ना, क्योंकि ये लाइट बहुत सारी लेयर्स में से ऐसे ट्रैवल करती हुई आई है, तो काफी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लूज हो गई है, तो ऐसे कोई क्रिस्टल क्लियर ट्री की इमेज भी नहीं दिखाई देगी। और क्योंकि ये लेयर्स है ना, ये कोई कॉन्स्टेंट नहीं है कि फिक्स कोई लाइन खींच दी है, ये लेयर्स भी बार बार कंटिन्यूसली चेंज होती रह रही है ना, क्योंकि एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर चेंज होता रहेगा, तो यहाँ पर क्या है एक ना हिलती डुलती इमेज बनेगी। ठीक है, मतलब वो इमेज क्या है फिक्स नहीं होगी और धुंधली सी होगी, तो हमें क्या है वो पानी का आभास देगी, हमें ऐसा लगेगा कि यहाँ पर ना पानी है, तो वी विल फील लाइक दैट कि हियर यार इट इज हैव सम वाटर, है ना। तो यही चीज ना मिराज कहलाती है कि आप जब यहाँ से खड़े होकर देखेंगे ना तो उधर आपको नीचे पानी दिखाई देगा। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली मिराज, और अब इसका एक प्रॉपर डायग्राम बना के देखेंगे कि ये किस तरह से होता है। सो दिस इज द फेयर डायग्राम यू कैन ड्रॉ इन द एग्जाम्स। तो एग्जाम में आप ये इस तरह से फेयर डायग्राम ड्रॉ करके आना। यहाँ पे देखो ये ट्री है, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर की अलग अलग हमने लेयर्स बना दी हैं। ठीक है, ऑब्वियसली नीचे वाली एयर हॉट है, ऊपर वाली एयर क्या है थोड़ी सी डेंस है, वो कोल्ड एयर है। ठीक है, और यहाँ ट्री से लाइट स्टार्ट होती है, थोड़ा सा बेंड होगी, फिर थोड़ा और बैंड होगी। इज एट दिस पॉइंट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, तो लाइट आगे नहीं जाएगी, वो टकरा के वापस जाएगी। और यहाँ पे हमारी आईज है, हमारी आईज को लगेगा कि लाइट इधर यहाँ पे आ रही है। ठीक है, और याद रखना ये इमेज जस्ट ट्री के नीचे ही आप लोगों को प्रोजेक्ट करनी है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कोई बीच में स्क्रीन या कुछ होगा नहीं, और वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे कभी बनती भी नहीं है, तो यहीं पे आपको फील आएगा कि इस तरह से यहाँ पे ये इमेज बन रही है। तो ये आपकी इमेज ऑफ द ट्री एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज मिराज। ओके, नोटेड डाउन। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज TIR प्रिज्म्स, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स। तो ये बेसिकली वो प्रिज्म्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं लाइट को बेंड करने के लिए। लेट अस सी कि लाइट को इससे कैसे बेंड किया जाता है। तो सपोज करिए हमारे पास ये इस तरह से एक प्रिज्म है। प्रिज्म आप सभी को पता होगा, 10th क्लास में सबने लैब में प्रिज्म वगैरह देखे हैं। ठीक है, तो ये वाला जो प्रिज्म है ये आपने लैब में नहीं देखा होगा। हमने जो लैब में प्रिज्म देखा होता है वो इक्विलेटरल प्रिज्म होता है। उसके जो तीनों ही सरफेस होते हैं, जो ट्रायंगल होते हैं, वो 60-60-60 डिग्री के होते हैं। ये एक राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म है। ठीक है ना, तो इस तरह का ये प्रिज्म है। और देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इधर लाइट को प्रोजेक्ट करेंगे इस तरह से सीधा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर लाइट नॉर्मल के अलोंग आ रही है, इस सरफेस की बात करें, ये जो परपेंडिकुलर सरफेस है इधर लाइट नॉर्मल के अलोंग आ रही है, तो ना ये रिफ्रैक्ट होगी ना कुछ होगी, ये सीधे अंदर चली जाएगी। ठीक है ना, और यहाँ पर पहुँचने पर होगा क्या कि ये जो सरफेस है ना, ये वाला स्लांटेड सरफेस, इसको इस तरह से बनाया जाता है कि जो भी लाइट आपकी इधर से आ रही है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो। यानी कि इस पॉइंट पर देखो ये नॉर्मल बना, ये सरफेस है, ये 90 डिग्री का एंगल, ये नॉर्मल बन गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, सो दिस आई इज ऑलवेज मेड ग्रेटर देन C। ये आई हमेशा C से बड़ा बनाया जाता है। तो इस पॉइंट पे क्या होता है, लाइट इधर से बाहर निकलती ही नहीं है। ठीक है, वो क्या करती है, यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है, यानी यहाँ पर TIR होता है, और वो इधर नीचे आ जाती है इस तरह से। और यहाँ पे एक्चुअली अगेन एंगल 0 है। ठीक है, तो ये सीधा ऐसे बाहर निकलेगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो TIR की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। प्रिज्म ऑब्वियसली डेंस मीडियम है और बाहर हवा है या जो भी रेयर मीडियम है। ठीक है, और होना चाहिए। अगर आपने प्रिज्म को ऐसे मीडियम में रख दिया कि बाहर इससे ज़्यादा डेंस मीडियम है, तो ये फिनोमिना नहीं होगा। ठीक है ना, तो लाइट जा रही है डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी, हमने ये सरफेस इस तरह से ड्रॉ किया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज मोर देन क्रिटिकल एंगल, तो लाइट टकरा के वापस आ जाएगी। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे लाइट कितने डिग्री बैंड हुई है, ये 90 डिग्री का बैंड हुआ है, इसलिए इस प्रिज्म को बोलते हैं 90 डिग्री प्रिज्म।
ठीक है। अगेन एक तरह से हम और भी कर सकते हैं। सपोज करिए मेरे पास कुछ इस तरह का प्रिज्म है, ठीक है, और लाइट को हमने इस तरह से प्रोजेक्ट किया है। अगेन यहां पे तो देखो एंगल नॉर्मल के अलोंग लाइट है तो सीधा अंदर चली जाएगी, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या होगा, देखो ये हमने बनाया नॉर्मल और ये हमारा आई है, और अगेन हम इस तरह से सरफेस बनाएंगे कि आई हमेशा सी से बड़ा हो, ठीक है ना। और जब आई सी से बड़ा होगा तो लाइट क्या होगी, इस तरफ बेंड होगी। अब यहां पर अगेन फिर से नॉर्मल, और ये फिर से हमारा आई डैश है, और इधर आई डैश इस तरह से होगा कि अगेन ये भी सी से बड़ा हो, ठीक है। तो लाइट फिर से यहां बेंड होगी और इधर बाहर निकल जाएगी, ठीक है। ये प्रिज्म कहते हैं 180 डिग्री प्रिज्म, ठीक है, क्योंकि लाइट देखो इधर से गई थी बैंड होकर इधर से बाहर निकली है, 180 डिग्री का लाइट में शिफ्ट आ गया है। तो इन प्रिज्म्स को हम बोलते हैं 180 डिग्री प्रिज्म्स, इन प्रिज्म्स को बोलते हैं हम 90 डिग्री प्रिज्म्स। और ये यूज कहाँ होते हैं, देखो इनके मल्टीपल एप्लीकेशन हो सकते हैं अलग अलग जगहों पर। एक सिंपल एप्लीकेशन जो शायद आपने छोटे में पढ़ा भी है, पेरिस्कोप्स। पेरिस्कोप्स जो सबमरीन के ऊपर हम लोग बाहर देखने के लिए इस तरह से एक पाइप टाइप की स्ट्रक्चर होती है, अगर आपको याद हो 8th या 7th क्लास में आपको शायद ये पढ़ाई गई होगी। इस तरह से यहाँ पे हमारी आईज होंगी और ये पार्ट सबमरीन से बाहर होता है, और सबमरीन मतलब पनडुब्बी वहाँ से बाहर होता है और हमें बाहर की चीज़ें दिखाई देती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या, ये कॉर्नर पे ये प्रिज्म्स लगा सकते हैं, तो ये लाइट को बेंड करते हुए इधर से इधर प्रॉपरली टिल्ट करते हुए पहुंचा सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी इनकी एप्लीकेशंस हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। शायद आपको 7th क्लास में जब ये पढ़ाया हो तो यहाँ प्रिज्म्स की जगह मिरर लगाए होंगे, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड यहाँ पे हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इनके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स एंड मिराज, और इसमें सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल इसी टॉपिक के बनेंगे और वो हम सारे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, और इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑन दैट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान से देखिए एंड मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। So the next application in this section is the brilliancy of diamond. Diamonds क्यों चमकते हैं, ठीक है। तो diamonds क्यों चमकते हैं उसके पीछे रीज़न है, और वो रीज़न है उनकी शेप, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो हमारे पास ये डायमंड है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास कोई भी डायमंड है, ठीक है। अब डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 2.42 के आसपास, ठीक है। और इसके लिए अगर आप क्रिटिकल एंगल निकालेंगे ना तो वो निकलेगा 24.4 समथिंग, ठीक है। इतने डिग्री का क्रिटिकल एंगल इसका होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जितने भी ये डायमंड के फेसेस हैं, ठीक है, उनको हमेशा इन क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल्स पे कट किया जाता है। क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल मतलब कि जब लाइट इनके अंदर एंट्री ले, तो एंट्री तो देखो वो कहीं से भी ले सकती है। क्यों ले सकती है, क्योंकि बाहर है रेयर मीडियम और अंदर क्या है, डेंस मीडियम, ठीक है ना। तो एंट्री तो लाइट की कहीं से भी हो सकती है, लेकिन एग्जिट करने के टाइम पे क्या होगा, फेसेस को इस तरह से कट किया जाता है कि जब लाइट एग्जिट करे, फॉर एग्जांपल कि लाइट इधर से एंटर कर गई, पर जब लाइट यहां एग्जिट करने जा रही है तो उसका जो एंगल ऑफ, ठीक है, उसका यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है वो इंसिडेंस एंगल हमेशा क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो, ठीक है, सच दैट कि लाइट यहां से निकल ही ना पाए, ठीक है, और वो अंदर ही रह जाए, ठीक है। अब होगा क्या कि हर फेस इस तरह से कट किया गया है कि वहां पर लाइट का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या है, क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। तो बेसिकली लाइट क्या होगी, इधर उधर टकराती हुई डायमंड के अंदर ही कैप्चर हो जाएगी, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो किसी चीज के अंदर अगर लाइट भरी हुई है तो वो चमकेगी, ठीक है ना। और इसीलिए क्या है, डायमंड चमकता है। तो लाइट जो होती है वो डायमंड के अंदर आ सकती है, अंदर तो आ सकती है लेकिन बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने जितने भी फेसेस हैं उनके एंगल ऑफ इंसिडेंस इस तरह से डिजाइन किए गए हैं, या फेसेस के एंगल इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि वहां पर जब लाइट इंसिडेंट होती है तो हमेशा एंगल क्या है, क्रिटिकल एंगल से बड़े बनते हैं, तो लाइट अंदर ही रह जाती है, ठीक है। ये एक रे के लिए नहीं, कितनी भी रेस के लिए होता है, ठीक है। कुछ फेस ऐसे छोड़ दिए जाते हैं जहां से लाइट बाहर आ सके। फॉर एग्जांपल कि यहां पर हम लोगों ने लेट अस सपोज ये वाला फेस इस तरह से रख दिया कि यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, यहां पे नहीं है वो, ठीक है। तो क्या होगा, यहां पर से लाइट सारी बाहर निकलेगी इधर से,
ठीक है। तो ये वाला फेस अगर सामने की तरफ है ऐसे, तो आपको ऐसा लगेगा इसमें से लाइट बाहर निकल रही है। ठीक है, सारे फेस लाइट कलेक्ट करेंगे और सिर्फ लाइट इसी में से एस्केप कर पाएगी। ठीक है, तो बेसिकली ये वाला जो सरफेस होगा वो चमकता हुआ दिखाई देगा। इस तरह से भी किया जा सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे डायमंड की जो स्पार्कलिंग है, यानी जो डायमंड चमकता है, वो बेसिकली इसी फंडे पे बेस्ड है कि लाइट अंदर आती है, अंदर आने के बाद वो कैप्चर हो जाती है। ठीक है, वहीं पर क्या है, घूमती रहती है इधर से उधर, क्योंकि सारे फेसेस इस तरह से कट किए हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन क्रिटिकल एंगल। फिर किसी एक फेस को ऐसे छोड़ दिया जाता है जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा ना बने, तो सारी लाइट उसी फेस से बाहर आती हुई दिखाई देती है। ठीक है, और ये सब हो पाता है इन दो चीजों की वजह से कि लाइट का जो डायमंड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है। 2.42 इज अ वेरी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसी वजह से यहां पर जो क्रिटिकल एंगल है वो काफी छोटा होता है। ठीक है ना, डायमंड का क्रिटिकल एंगल काफी छोटा होता है, एंड दैट इज द रीजन कि इतने छोटे क्रिटिकल एंगल की वजह से हम आराम से फेस बना सकते हैं। वरना सोचो अगर क्रिटिकल एंगल होता 179 डिग्री, स्ट्रक्चर बनाने पॉसिबल नहीं होते, है ना। पर इसका क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना बड़ा है तो क्रिटिकल एंगल काफी छोटा है। क्यों छोटा है? क्योंकि म्यू इज इक्वल टू 1/sin c, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक बड़ा होगा तो दूसरा छोटा होगा ही होगा। ठीक है, इसीलिए इसके शेप को एंगल देना आसान है। अदरवाइज अगर मैं सोचूं आपसे बोलूं पानी की इस तरह से स्ट्रक्चर बना दो बर्फ के हिसाब से कि ऐसे हो ना, उसमें भी डायमंड जैसा इफेक्ट आ जाए, तो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना कम है कि उसका क्रिटिकल एंगल इतना बड़ा आएगा कि आप वो एंगल्स मेंटेन ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दैट इज वाई कि डायमंड में वो स्ट्रक्चर बनाना थोड़ा ईजी रहता है। ठीक है, so this was the topic for the brilliance of diamond, and from here the theoretical part of this TIR finishes, और नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर।